हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बहुत बेहतर होंगे और जैसा कि आप सभी आज देख पा रहे हैं कि आप का जो आज की क्लास है बहुत ही शानदार है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म एनवाईसी एकेडमी पर। और जितने भी साथी जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की इस क्लास में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से संविधान हमारा जो है चल रहा है। और उसमें से हम लोग आज जो है कमीशंस पढ़ेंगे। और कमीशंस इसके पहले भी 2 से 3 वीडियो आ चुकी हैं, आपने वो नहीं देखी हैं तो आज आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये दोनों कमीशंस अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी जो है एकदम से तैयार हो जाइए और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और हम लोग जल्द ही क्लास शुरू करने वाले हैं। साथियों, कहा जाता है कि अपनी काबिलियत को पहचान कर आरंभ तो करो, फिर देखना ताने मारने वाले भी ताली बजाएंगे। तो बस आपको शुरुआत करनी है क्योंकि सोचने से सफलता नहीं मिलती, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। ये आयोग एक संवैधानिक आयोग है। गैर जो है इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैधानिक है, ये संवैधानिक आयोग है। और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग आयोग के बाद जो हम पढ़ेंगे मानवाधिकार आयोग जो होता है वो आपका सांविधिक निकाय हो जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन होता है, इस आयोग का गठन, हम इसके गठन की बात कर लेते हैं। तो इस आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1993 के अधिनियम के तहत किया गया। और 102वां संविधान संशोधन जो है 2018 में आया था और 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला। पहले इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और एक पैतृक मंत्रालय ये किसके तहत आता है, तो हम लोग बात कर लें तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है, आता है। आखिर इसका काम क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग पर कार्य करता है, यानी कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपको पता है भारत में जो है भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो बैकवर्ड की है, पिछड़े वर्ग की आबादी है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उन पर कार्य करना, उनको ध्यान देना इस आयोग का अपना काम है। संवैधानिक दर्जा मिलने से लाभ क्या क्या हुए हैं? देखो, जो सिविल न्यायालय है इसके समान शक्तियां इसको प्राप्त हो गई हैं। दूसरी, ओबीसी से जुड़े मामले जो होते हैं सीधे संसद के पटल पर रखना इसका कार्य होता है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का सीधा सीधा काम है कि जो भी ओबीसी से जुड़े मामले होंगे उनको सीधे संसद के पटल पर जाके रख देगा ये। और इसके बाद निर्वाचित सरकार द्वारा आयोग की मांगों की उपेक्षा करना कठिन हो गया है। और दूसरी बात, ओबीसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया। पहले ओबीसी के कल्याण का मार्ग इतना ज़्यादा जो है मजबूत नहीं था, ठीक है, लेकिन जब से अपना एक कमीशन बना है तो फिर जो है अब ओबीसी के कल्याण की बात हो, ओबीसी के फायदे की बात हो, कहीं पर भी इनका हक जो है अब छीना नहीं जा सकता। इसका मार्ग पूरी तरह से इस आयोग के आने से खुल गया है। तो ऐसे कुछ इसके जो है संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद लाभ मिलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जरिए से ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लोगों को। अब बात कर लेते हैं हम लोग, आखिर ये जो फोटो लगी है ये किसकी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लेंगे। ये वर्तमान अध्यक्ष हैं और वर्तमान अध्यक्ष इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे हंसराज गंगाराम अहिर। अब बात करें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो होता है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसको भी आप नोट करते चलेंगे हमारे साथ में, और नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। और टॉपिक जो है जब भी आपका एग्जाम आता है तो रिवीजन के टाइम आपका अगर नोट्स बना होता है ना तो आपकी तैयारी बढ़िया बेहतर हो जाती है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर कर लें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आखिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपसे अगर फर्स्ट चेयरमैन इसका पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर। काका
साहेब कालेलकर। ये बातें नोट करते चलिएगा हमारे साथ में, तो बहुत बेहतर रहेगा। कालेलकर, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एक्चुअल में क्या हुआ कि 29 जनवरी 1953 ईस्वी को राष्ट्रपति के आदेश पर काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति की जो है आदेश पर, उनके आदेश पर सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। उसके अध्यक्ष यही बनाए गए थे, काका साहब कालेलकर। और अब हम बात करें, और इसे काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता था, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका साहब कालेलकर थे, क्योंकि 29 जनवरी 1953 पर राष्ट्रपति के आदेश पर इस आयोग का सबसे पहली बार इसका गठन किया गया था। ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो आप फोटो देख भी रहे हैं कि वर्तमान अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। तो इतना कुछ आपको याद रखना है। एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल जो है कौन सा आता है, तो अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 बी के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यानी इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 338 बी में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आता है, एक छोटा सा आपको जो है क्वेश्चन और भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देना है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का भी प्रावधान हमारे संविधान में है। इसको जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखो, जो संविधान का 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संविधान के भाग, अब भाग ये कौन सा है, ये भाग है 17। भाग 17 के अनुच्छेद 350 खा में जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा और इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है भाषाई अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षित करना और परामर्श देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सांविधिक आयोग की बात करते हैं, और सबसे पहले जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप देख पा रहे हैं कि इसका लोगो भी लगा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो बोध वाक्य होता है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है। ठीक है, सभी सुखी रहें। और यहाँ पर लिखा भी है लोगों में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। देखो, सबसे पहली बात, आखिर मानवाधिकार आयोग की बात कैसे आती है, इसको समझ लेते हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाना पड़ा, और इसके सारे तथ्य हम जानेंगे। देखो, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है उसमें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई, और उसमें क्या कहा गया कि व्यक्तिगत गरिमा, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता तथा स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लेख किया गया। ये सारे उल्लेख जो है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए मानव अधिकारों को लेकर के। और भारत ने 1948 ईस्वी में ही मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु मानव अधिकारों के संबंध में संस्थागत प्रयास 1993 में किए गए। ठीक है, संस्थागत का मतलब एक संस्था बना के, इंस्टीट्यूट इसका बनाया गया, एक अपना एक कमीशन बनाया गया। और इसीलिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आपसे एग्जाम में पूछ ले कब आया था, तो 1993 में आता है। अब 1993 में अधिनियम आया तो क्या हुआ, देखो, केंद्र और राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान है कि एक केंद्र स्तर पर भी होगा मानवाधिकार आयोग और एक राज्य स्तर पर भी होगा अपने राज्य का। अब NHRC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति होगी उसकी सिफारिश पर जो है, उसकी सिफारिश देने पर ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री इस उच्च स्तरीय समिति में शामिल होते हैं। तो उच्च स्तरीय समिति, इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें उच्च स्तर के लोग होते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री, ये सभी लोग इस उच्च स्तरीय समिति में होते हैं। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं कि आखिर जो NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये कैसा निकाय है। तो ये एक जो है 5 सदस्यीय निकाय है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन अध्यक्ष के लिए एक कंडीशन ये है कि यह सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य अथवा अन्य न्यायाधीश होता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड
मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश होगा वही एनएचआरसी का अध्यक्ष बनेगा और कोई नहीं बन सकता है। अन्य 4 सदस्य की बात की जाए तो इनकी भी अर्हता क्या होती है कि ये भी लोग कहाँ से आएंगे कि एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए और 3 ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के संबंध में व्यापक जानकारी हो और कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो यही हमारे संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि बहुत ध्यान रखकर जो है संविधान में चीज़ों को, आयोगों को बनाया गया कि हर एक पक्ष की बात जहां पर रखी जाए। तो इसमें ये बात देखो, 4 सदस्य जो होते हैं उसमें से एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए और 3 ऐसे सदस्य होने चाहिए जिन्हें मानवाधिकार के संबंध में व्यापक जानकारी हो और कम से कम एक महिला सदस्य का होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब हम पदेन सदस्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, ये सभी पदेन सदस्य इसमें आते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र तक होता है कार्यकाल। कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र या राज्य के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इतना पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा इसके विषय में पढ़ लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि आखिर वर्तमान में अभी एनएचआरसी जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, दिसंबर में ही बने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, देखो क्वेश्चन भी लिखा है आपके सामने और इनका फोटो भी आप देख रहे हैं। फोटो में तो नाम लिखा नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा इसका सही ऑप्शन कि दिसंबर 2024 में कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, आपको ये बताना है। तो दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं उनमें से आपके विकल्प कौन कौन से हैं? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल, न्यायमूर्ति एचएल दत्तू। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो वर्तमान थे, पहले इसके पहले थे। अब अनिल अग्रवाल भी नहीं हो सकते, तो इसमें सही जो विकल्प होगा बी विकल्प सही होगा, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। आप उनकी फोटो देख रहे हैं, यही हैं और इनको दिसंबर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब एक बात और यहाँ पढ़ लेते हैं कि आखिर जो एनएचआरसी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपको याद रखना है, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो थे ये एनएचआरसी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आज की जो क्लास होती है बहुत शानदार तरीके से यहीं तक रहती है और हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो अगला टॉपिक होगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी भी हमारे प्यारे साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।